पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तिलाफात हैं जो 2022 में भी जारी थे और 2023 तक जारी हैं। अभी दोनों पंजाब असम्बली में आमने सामने थे कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मसला आन खड़ा हुआ। पीटीआई मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामाबाद में इंतखाबात शिकस्त के डर से मनसूख कर दिए हैं, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब तक नई हल्काबंदियाँ नहीं हो जाती तब तक इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। मगर इसके अलावा भी पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर, ख़ारजी तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला की तेज़ी से ख़त्म होते ज़खायर को सहारा देने के लिए हुकूमत दोस्त ममालिक और IMF से इमदाद मिलने की बार बार यकीन दहाइयों के बावजूद भी इस मदद में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। अफ़गानिस्तान के साथ रोज़ बरोज़ कशीदा हालात होते जा रहे हैं और अफ़गान सरज़मीन से TTP के जो मुबैना हमलों पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अफ़गान हुकूमती एहलकारों के दरमियान बयानात का सिलसिला जारी है। और इन सब उमूर पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो साल 2023 आपको बहुत मुबारक हो। सर ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू पिल्डैट रिपोर्ट, अगर हम बात यहाँ से आगाज़ करें कि ये लेटेस्ट आई है और बड़ी ही होशरुबा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता था कि अगर इस किस्म की का काम होगा तो रिपोर्ट्स में इसी किस्म की बातें आएंगी। अकॉर्डिंग टू पिल्डैट 2022 वाज अ डिप्रेसिंग ईयर फॉर डेमोक्रेसी। आपका क्या मानना है और आप किस तरह से डिफाइन करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए ईयर 2022 को? देखिए 2022 अगर आप डेमोक्रेसी के लिए देखें डिप्रेसिंग ईयर, तो यकीनन आप अगर देखें कि पैसे के बलबूते पर वफादारियां तब्दील करके अगर हम हुकूमतों को उल्टा जाएगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए खुशाइन तो नहीं है। आप देखें कि आज पंजाब में हुकूमत को उलटने के लिए जो यहाँ मैदान सजाया गया है और जिस किस्म की यहाँ हिकमत अपनी अपनाई जा रही है, इससे जमहूरियत की कैसे खिदमत हो रही है। आप अगर देखें कि 2022 में नैब के कानून में तरमीम करके पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया गया, जिससे कि बहुत से लोग जहाँ 1100 अरब की करप्शन के केसेस थे उनको दफ्तर दाखिल कर दिया गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इससे जमहूरियत की खिदमत कैसे हुई। आप देखें, अगर माशी तौर पे भी आप देखें तो इस वक्त जो 9th रिव्यू है IMF का, उसमें ताखीर हो रही है और मिफ्ता इस्माइल और डार साहब में जो कशमकश चल रही है हिकमत अमली पर, तो डिप्रेसिंग सूरत हाल तो है। बिल्कुल सर, और उसी डिप्रेसिंग सूरत हाल के साथ हम एंटर हो गए हैं 2023 में। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है PTI के तौर पर? अगर मैं आपसे पूछूं कि PTI का क्या ऑब्जेक्टिव है 2023 में, क्या अचीव कर लेंगे आप लोग, या प्लानिंग किस हवाले से हो रही है, और क्या आपको लगता है इंतखाबात का साल होगा सन 2023? देखिए सन 2023 तो इंतखाबात का साल, उसका तो तयन पहले ही हो चुका है। अगर आप देखें कि असेंबलियों की मियाद और मुद्दत कितनी है, अगर उसको भी आप देखें ना, नॉर्मल हालात को भी आप देखें, तो 2023 में इंतखाबात तो होने थे। हम ये चाह रहे थे कि इंतखाबात पहले हो जाए, इसलिए कि इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेकाम है और उस सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। इस वक्त कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, सारा निज़ाम डिसफंक्शनल है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई फैसले नहीं हो रहे। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कोई कदम, कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, मईशत का नुकसान हो रहा है और गवर्नेंस का जो है चैलेंज वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। आप देखें कि इदारों में करप्शन जो है वो तेजी से बढ़ रही है और इदारे तनज़्ज़ुरी का शिकार हो रहे हैं। तो इन हालात में अगर ये सिचुएशन जो की तू रहती है तो मुल्क को नुकसान होगा। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इससे बाहर निकलने का आईनी और जमहूरी रास्ता तो एक है और वो है इंतखाबात। जी।
بالکل، لیکن کیا حکومت کرائے گی انتخابات؟ مطلب وہ بھی ایک ہم نے سنا ہے ماضی میں کہ مولانا صاحب کے لوگوں کے یہ بھی سٹیٹمنٹس آئے ہیں سامنے کہ ایمرجنسی سچویشن میں تو انتخابات ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور حکومت کی پلاننگ اور ہم اگر دیکھیں تو باقی پلانز یہ بھی ہیں کہ خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ دیکھیے، حکومت تو انتخابات نہیں چاہتی، یہ واضح ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کی خواہش یہ ہے یا کیا ہے، دیکھنا یہ ہے پاکستان کی ضرورت کیا ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کل ہم حکومت میں تھے آج نہیں ہیں، آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے۔ دیکھنا ہے کہ ریاست کی ضرورت کیا ہے۔ ہماری نظر میں ریاست کی ضرورت ہے انتخابات۔ حکومت کو انتخابات سوٹ نہیں کر رہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی 8 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کی بنیاد پر وہ عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اور ان میں جرات ہی نہیں ہے اور وہ کترا رہے ہیں، تو وہ انتخابات کی طرف کیوں جانا چاہیں گے؟ تو پھر آپ لوگ کیا وہ جو 11 جنوری تک کا فیصلہ تھا کہ تب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، اس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا پلان ابھی بھی پیپرز پر ہے یا یہ ماضی کی بات ہو گئی؟ نہیں، ماضی کی بات تو نہیں ہے۔ ہمارا نقطہ نظر تو وہی ہے، ہمارا نقطہ نظر تو وہی ہے کہ اسمبلی کی جو تحلیل کا فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب اس پر اپنے فیصلے پر بالکل قائم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اب اگر سر ہم سیکیورٹی صورتحال کا ذرا جائزہ لیں، اور اس میں ظاہر ہے اقتصادیات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک معاشی طور پر سٹیبل ہوتا ہے تو اس کے سیکیورٹی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے، پرسیپشن اس کے بارے میں بڑا پازیٹیو جاتا ہے۔ اب ایک طرف ہم سے چین اور دبئی کے بینکوں نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں، کیا یہاں پر ڈپلومیسی کا فیلئر ہے یا فائنینشیل ٹیم کا فیلئر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے فارن منسٹری میں بطور پاکستان کے وزیر خارجہ سرو کیا ہے، آپ بہتر اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے۔ یہ تو ہمارے بڑے دوست ممالک ہیں، چین خاص طور پہ۔ جی بالکل، ہمارے دوست ممالک ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس پر کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے، ان کے اپنے کولیشن پارٹنرز کے اندر بھی ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کل جو بیٹھک ہوئی بلاول ہاؤس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی، وہ نتیجہ کے ثابت نہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اسی طرح جو دیگر کولیشن پارٹنرز ہیں، مثال کے طور پر آج ہی اخبارات میں خبر میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے اندر بھی سوچ میں ایک دو آرا موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ حیران ہیں کہ یہ جو اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی، وہ بغیر مشاورت کے واپس لے لی گئی ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو ان کی جماعتوں کے اندر بھی ایک کنفیوژن دکھائی دے رہا ہے۔ ان حالات میں جب باہر کے دوست ممالک یہ دیکھیں کہ فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے، چیلنجز بڑے ہیں، ایک ارینجمنٹ کے تحت یہ گورنمنٹ بنائی گئی ہے، اس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ نہیں ہے، اگر ہم ان سے کوئی بات چیت کرتے بھی ہیں تو اس کا پولیٹیکل بائر نہیں ہوگا، تو کیوں آپ پر وہ بھروسہ کریں گے؟ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ اس بھور سے نکلیں باہر، اور نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں پر اعتماد کریں، پاکستان کی عوام پر بھروسہ کریں اور انہیں فیصلہ کرنے دیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کیا کہتا رہا ہے، کیا چاہتا ہے اور کس پر انہیں امید ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اب کیونکہ دہشت گردی بھی پاکستان میں بڑھ رہی ہے، سر اٹھا رہی ہے، اور ہم نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے، اس سے بھی ہماری معاشی صورتحال بڑی ڈیٹیریٹ کر گئی تھی، کوئی انویسٹر نہیں آتا تھا، پاکستان میں ٹورزم ختم ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ جب ہم اس طرف جا رہے ہیں تو افغانستان اور ٹی ٹی پی کا بڑا اس میں عمل دخل نظر آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات تو کر رہے ہیں افغان طالبان سے اور ان کی حکومت سے، لیکن وہاں سے کوئی خاص رسپانس آ نہیں رہا ہے، جس کے بعد ہم جو ہے فل فورس کے ساتھ آپریشن شروع کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن ہی واحد حل ہے یا یہ آپریشن شروع ہو جانا چاہیے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور پھر ٹی ٹی پی کا یہاں پر سر اٹھانا؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکومت افغانستان کے تعلقات جب سے یہ آئے ہیں ان میں بہتری نہیں آئی بلکہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے افغانستان کی
बेपनाह मदद की है। और हमने जब हम गवर्नमेंट में थे, हमने पीस प्रोसेस में, एवैक्यूएशन में, उनकी लोगों तक रसाई में बड़ा किरदार अदा किया, और वो पाकिस्तान से मुतमईन भी दिखाई दे रहे थे और मशकूर भी थे। लेकिन अब आप देखिए जो वजीर दाखिला, सर ऐसा क्या है जो आप लोग कर रहे थे और जो ये लोग नहीं कर रहे और इनको भी करना चाहिए उनके साथ? क्योंकि आप तो जाहिर है वजीर खारजा रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बड़ी प्रो पाकिस्तान समझा गया है उनको। इनका तो उनसे राब्ता ही नहीं है। इनका तो देखिए 8 माह हो गए हैं, क्या वजीर खारजा ने जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है, जहाँ तक अमन व इस्तेकाम की बात है, वो अफगानिस्तान के साथ है। क्या वजीर, लेकिन अभी हिना रब्बानी साहिबा का तो एक दौरा था जिसपे बड़ी पजीराई भी हुई कि खातून गई हैं, और वो इस किस्म का मामला तो था। एक नुक्ता नजर है ना कि पजीराई हुई थी, लेकिन जो दूसरा नुक्ता नजर है कि कुछ हाथ नहीं आया, कुछ हासिल नहीं कर पाए, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। तस्वीर के 2 रुख है ना, आप एक रुख पेश कर रहे हैं तो दूसरा रुख भी पेश कीजिए ना, कोई नहीं हुआ। मुझे ये बताइए 8 माह हो गए, इतनी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, हमारे वजीर खारजा वहां जा ही नहीं सके, उनके पास मोहलत ही नहीं है, उनकी अहमियत ही नहीं है। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर एक ताज़ी मिसाल दूं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, बिल्कुल पहला राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड में ब्रीफिंग्स के बाद फैसले होने थे। वजीर खारजा बिलावल उस इजलास में मौजूद ही नहीं है। अब आप बताइए, जहां नेशनल सिक्योरिटी के मसले ज़ेर बहस आ रहे हैं, जहां इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हो रही है, जहां बायलैटरल रिलेशंस की बात हो रही है, जहां टेररिज्म को काबू में लाने की बात हो रही है, वहां आपके फॉरेन मिनिस्टर मौजूद ही नहीं है। आप बताइए तरजीहात क्या है, और आप बताइए ना संजीदगी क्या है, प्रायोरिटीज़। और सर फाइनली अब जाहिर है वो एक साइफर था, साइफर का जिक्र हुआ और 2022 में आप लोगों की हुकूमत को हटाया गया, और उसमें जाहिर है एक अमल दखल उस मुल्क का था जिसका आप लोग नाम लेते हैं अमेरिका का। तो वो अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आपको लगता है अगर इन्होंने फैसला किया हुआ, या कहीं भी फैसले हुए हैं कि तहरीक इंसाफ को पावर नहीं देनी, या क्योंकि अगर हम सर्वेज देखें तो हम न्यूज़ के भी सर्वेज हो रहे हैं और उसमें सियालकोट और चंद और हल्के हैं जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो उसमें PTI लीड ले रही है। तो अगर ये चीज़ वाज़ेह है कि खान आया अगर इंतखाबात में तो खान जीत जाएगा, तो फिर तो अमेरिका हो गया, ये सब हो गए, PDM जमातें सब मिल के मुकाबला करेंगे कि आप लोग ना आ सकें पावर में। तो 2023 का उस तरह से भी मैं पूछना चाहूँगी कि आपको यकीन है इंतखाबात हो जाएंगे तो फ्री एंड फेयर होंगे, उसमें नहीं अमेरिका की मुदाखलत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि माजी से सीखिए, जब भी इंतखाबात के अमल में मुदाखलत की गई, क्या वो मुल्क के लिए बेहतर साबित हुई या नुकसानदेह साबित हुई? आपके सामने है ना, बिल्कुल नुकसानदेह साबित हुई। देखिए, आपके सामने है कि हमने किस तरह एक पब्लिक मैंडेट को जब उससे आंख चुराई तो मुल्क तो लख्त हुआ। आपके सामने है ना, आपने देखा कि जब आपने बलूचिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत का पासा बदला जी, तो वहाँ एक रिजेंटमेंट पैदा हुई। ठीक है ना, हम जब तक इन चीज़ों से नहीं सबक सीखेंगे, हम वही गलतियां दोहराते चले जाएंगे जिसका पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। अब ये फैसला तो अवाम को करने देना कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। इमरान खान को रोकना है, तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, उनको नाअहल करना है। इससे मुल्क को देखिए, अहलियत और नाअहलियत का फैसला जो है वो अवाम पे छोड़िए। अवाम तो कर चुकी थी शाह साहब, अवाम ने तो मेजॉरिटी पार्टी के हक और एलाइज के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ अवाम तो खड़ी थी, लेकिन जिन्होंने मुदाखलत करनी थी उन्होंने मुदाखलत कर ली। फिर तो उसका फायदा क्या हुआ? उस मुदाखलत के बाद इन 8 माह में आप देखें मुल्क में बेहतरी आई है, मुल्क में बेहतरी आई है या मुल्क का नुकसान हुआ है? आप किसी शहर में चले जाए, किसी महफिल में चले जाए, आज लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज अदम एतमाद की फिजा है, आज मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, आज मुल्क में लोग जो हैं अपने पैसे को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और पैसा बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। सरमायाकारी नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। आप देखें कि मुल्क
कैपिटल जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, पढ़ा लिखा टैलेंटेड पाकिस्तानी जो है वो मायूस दिखाई दे रहा है, वो राहें तलाश कर रहा है मुल्क से बाहर, उसको अपना मुस्तकबिल यहाँ महफूज दिखाई नहीं दे रहा। ये कितनी खतरनाक बात है, ये लम्हा फिक्रिया है। और अगर हुकूमत वक्त इन चीजों पर तवज्जो नहीं देती और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इफ दे डू नॉट थिंक बियॉन्ड देयर नोज, तो फिर पाकिस्तान को इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनका भी यही मानना है कि तहरीक इंसाफ या कोई भी जमात हो, एक तरह से मुल्क के बारे में पहले सोचना है, वरना मुल्क को नुकसान उठाना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता।